Hello students, this is your second poem from the book First Flight, Fire and Ice, written by Robert Frost. Basically, Fire and Ice is a symbolic poem. Symbolic poem क्या होता है? जब हम किसी चीज़ की तुलना किसी चीज़ से करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं उनको, तो दैट इज़ कॉल्ड सिम्बॉलिक पोएम. हियर इज़ टू वर्ड्स. यहाँ पे दो शब्द हैं, दो वर्ड्स हैं, फायर एंड आइस. यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को सिंबल किया है डिज़ायर से एंड आइस को सिंबल किया है हेट से और डिस्पाइट से. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे डिज़ायर और हेट से कंपैरिजन इसलिए किया है, क्यों? क्योंकि हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कभी कभी कि उनसे भी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं एंड हेट से भी चीज़ें ख़राब होती हैं. जब हम नफ़रत फैलाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसका निगेटिव रिज़ल्ट ही मिलता है. तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो वर्ड्स को बताया है, यानी फायर एंड आइस को उन्होंने बताया है, सिम्बलाइज किया है. दीज आर दी टू वेज टू एंड द वर्ल्ड. So let's start with the lines. Some say the world will end in fire, some say in ice. यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि सम से मतलब ये उनका मानना नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि जो दुनिया है वो शायद फायर यानी डिज़ायर से ख़त्म होगी, और कुछ लोगों का मानना है कि जो आइस से ख़त्म होगी. आइस मतलब हेट, डिस्पाइट, नफ़रत से ख़त्म होगी. From what I have tasted of desire, I hold with those who favored fire. वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी बात करूं, मतलब अगर हम उनकी बात जानना चाहें या उनका अनुभव जानना चाहें या उनका मत जानना चाहें कि वो क्या सोचते हैं कि कौन सी विल पावर यानी हेट और डिज़ायर में से कौन सी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो कहते हैं कि उनके अनुसार जो डिज़ायर है यानी फायर जो है, जो डिज़ायर है, वो आइस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दुनिया को ख़त्म करने के लिए. क्योंकि किसी भी चीज़ का जन्म जो होता है वो हमारी इच्छाओं से ही होता है. हमारी इच्छाएं होती हैं किसी भी चीज़ को पाने की, या बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं हम चीज़ों के प्रति, तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमें गलत रास्ते पे ले जाती हैं. But if it had to preached twice, I think I know enough of hate to say what for destruction ice is also great and would suffice. So the here is the two words, difficult words. Let's know the meaning of these words. Please मतलब टू डाई, टू एंड मतलब समाप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना. और सुफिस का मीन्स होता है टू बी सुफिशियंट, इनफ. सुफिशियंट वर्ड से बना है. सुफिस दस का मतलब होता है कि इनफ यानी बहुत हो जाना. तो कहते हैं बट इफ़ इट हैड अ प्रिस्क्राइब, वो कहते हैं कि अगर दुनिया को ख़त्म ही होना है दो बार या दो तरीक़ों से, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट. वो कहते हैं कि मैं नफ़रत के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ. वो कहते हैं टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट. कहते हैं अगर दुनिया को ख़त्म ही होना होगा तो डिज़ायर ही नहीं, नफ़रत भी अपने आप में बहुत है जो दुनिया को ख़त्म कर सकती है. इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिशिएंट, और ये बहुत है यानी पर्याप्त है. डिज़ायर की ज़रूरत नहीं है. अगर दुनिया को नफ़रत से ही ख़त्म होना है तो नफ़रत भी बहुत पर्याप्त है, सफिशिएंट है दुनिया को ख़त्म करने के लिए. यहाँ पे डिज़ायर और हेट को सिंबलाइज करने का क्या मतलब था? डिज़ायर हमारी महत्वाकांक्षाओं को जन्म देती है, लेकिन जो हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, अगर वो एक हद तक हों तो सही है, लेकिन
जब वो हद से पार चली जाती हैं तो हम क्या करते हैं, हम गलत रास्ते पे निकलते हैं और हमारी इच्छाएं डे बाय डे चीज़ों को बेकार करती रहती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो उसे अगर अमीर बनने के लिए चोरी करना पड़े तो वो चोरी करता है, फिर लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबे पे भी उतर आता है। तो इस तरह से वो अपनी लाइफ को खुद ही बर्बाद कर रहा है और उसके साथ साथ उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी उसकी इच्छाओं में दहन हो रहे हैं। एंड हेट, अगर मैं यहाँ पे घर का एग्ज़ाम्पल लूँ कि जब भाई भाई ही आपस में लड़ते हैं प्रॉपर्टी के लिए तो क्या होती है, बचपन तो हम सभी साथ बिताते हैं ना भाई बहन, लेकिन बड़े होने के बाद क्या होता है कि ये जो नफ़रत है कि उस हमारी डिज़ायर ने हमारे हेट को जन्म दिया। मगर ऐसा कहूँ कि हमारी डिज़ायर ही हेट को जन्म देती है तो मुझे लगता है ये भी सही है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं होती हैं तभी नफ़रत होती है। अगर उस व्यक्ति के मन में प्रॉपर्टी की या पैसे की लालच नहीं जगती तो नफ़रत भी नहीं जगता। सो दीज आर द टू ways to end the world. So by the opinion of the poet, these are the two tools to destroy the world. So here is whole poem is based on fire and ice, and there are 9 lines, and we will divide the rhyme schemes in 3 lines. So देखिए राइम सीम्स क्या क्या है। फायर, आइस, डिज़ायर। फायर इज ए, आइस इज बी, एंड डिज़ायर इज ए अगेन। बिकॉज फायर एंड डिज़ायर मैच हो रहा है। अगेन वी विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। आई हैड विद दोज हु फेवर्ड फायर, यानी फायर अगेन मैच हो रहा है तो वी विल अगेन राइट ए। अब देखिए यहाँ पे आइस और ट्वाइस मैच हो रहा है, यस मैच हो रहा है तो वी विल राइट बी। अगेन देखिए हेट, हेट यहाँ पे किसी भी ऊपर लाइन से मैच नहीं हो रहा है, कोई भी राइम सीन से मैच नहीं हो रहा है तो वी विल राइट सी। अगेन देखिए आइस, आइस तो ऑब्वियस सी बात है बी। ग्रेट तो वी विल राइट सी क्योंकि हेट और ग्रेट मैच हो रहा है। सोफिस, सोफिस आइस, ये आइस से मैच हो रहा है तो वी विल राइट बी। तो हियर इज द all rhyme schemes. First 3 line is A B A, second 3 lines is A B C, and the last paragraph is B C B. Here are some literary devices we will discuss about. In the first line, first 2 lines is anaphora. Anaphora क्या होता है, जब सेम वर्ड्स 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स में मैच होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। देखिए सम से 2 लाइन्स। इंजैबमेंट क्या होता है, जब कोई भी लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क कंटिन्यू हो रही है। देखिए लाइन नंबर 7, 8 and 9 to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे 3 लाइन्स हैं 7, 8 and 9 तो दैट इज कॉल्ड इंजैबमेंट। assonance, the next one is assonance। जब कोई भी वोवेल साउंड
रिपीट होता है, द रिपीटेशन ऑफ द एनी वोवेल साउंड एंड टू और मोर consecutively वर्ड, दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। इज देखिए लाइन नंबर 1 में आई कई बार आ रहा है, जैसे विल, इन, फायर, तीनों में आई का जो पंक्चुएशन है वो बार बार आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। लाइन नंबर 4 में ओ एंड आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पे देखिए फायर में ओ, हु में ओ, फायर में आई, सो हियर इज ओ एंड आई। नेक्स्ट देखिए लाइन नंबर 6 में, लाइन नंबर 6 में आई एंड ओ, I think I know enough of hate. Okay guys, and next literary device is consonants. यहाँ पे consonants and alliteration में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या कि जो एलिट्रेशन है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो सेम होता है, स्टार्ट लेटर जो होता है वो सेम होता है, एंड कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है कि जो स्टार्ट लेटर है वो सेम नहीं होता। सेम नहीं होने का सेंस मतलब कि वो मिडिल में भी हो सकता है, वो लास्ट में भी हो सकता है, और वो स्टार्ट में भी हो सकता है। एंड एलिट्रेशन में जो वर्ड है वो सेम होगा, यानी स्टार्ट वर्ड सेम होगा। जैसे देखिए एलिट्रेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में देखिए सम से, यानी सम का एस और से का एस। उसी तरह कॉन्सोनेंट्स जो है वो लाइन 4 में देखिए कौन सी जो वर्ड है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ओ ओ ओ, होल्ड दोज हु फेवर में जो ओ वर्ड है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके गाइज, सो दिस इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू। आई होप you will learn better how the world is. And thank you.